अरे मैंने कुछ दिन से एपिसोड्स क्या नहीं बनाए, आपने तो देश की दशा और दिशा ही बदल दी। ऐसी भी क्या नाराजगी। पिछले 15-20 दिनों में देश में जो हुआ उससे और कोई नहीं सही देश की गरिमा और गौरव को गहरी चोट पहुंची है। देश की छवि आज खतरे में आ गई है। जेएनयू में वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन को लेकर मारपीट, एक समुदाय विशेष के घरों पर बुलडोजर का चलना, पहले बीफ फिर नवाज अब फिर हिजाब, अब लाउडस्पीकर को लेकर विवाद, धर्म संसद में अधर्म की बातें, लोगों को मार काटने की धमकी फिर से, और देश की राजधानी दिल्ली में हनुमान जयंती प्रोसेशन के दौरान शॉटगन पिस्टल्स का शक्ति प्रदर्शन, फिर पथराव। दंगे के लिए लोग उतारू। लेकिन 15-20 दिनों में मैंने हमारे देश में होने वाले इस तमाशे को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन शहरों और यूनिवर्सिटी से मैंने देखा। कहते हैं दुनिया घूमने से आंखें खुल जाती हैं। मेरी भी आंखें खुली, शर्म से आंखें नीचे भी हुई कि हम इस किस खाई के तरफ चले जा रहे हैं। लेकिन एक बात साफ साफ समझ में भी आ गई कि ये जो बड़े बुजुर्ग कह गए थे ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, ये बातें जो दूरदर्शन पे भी आती थी ना, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, वो फिजूल का ज्ञान नहीं था। वो आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का, सबसे आधुनिक शहरों का मूल मंत्र है। वो मंत्र हम भूल गए हैं। समझाता हूं कैसे। लंदन, सिंगापुर, लॉस एंजलिस, टोरंटो, सिडनी, बार्सिलोना, दुनिया को कोई भी टॉप शहर ले लो, उसमें एक चीज आपको कॉमन मिलेगी। चलो ऑपोजिट शहर लेते हैं, ऑपोजिट। एक तरफ न्यूयॉर्क, दूसरी तरफ दुबई। एक फ्री वर्ल्ड की राजधानी मानी जाती है और दूसरी जगह तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। इन दोनों शहरों को मैंने पिछले 2 हफ्तों में ध्यान से देखा, ध्यान से परखा, वहां के लोगों से बात की, उन शहरों के वाइब को महसूस किया, उनके सड़कों पर काफी दिन मैंने बिताए, शहरों को जानने की कोशिश की, उनकी ईथॉस को समझने की कोशिश की। और जानते हैं इन दो शहरों में क्या सिमिलर है? इनमें और सारे सक्सेसफुल शहरों में एक चीज सिमिलर है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक अहम भूमिका निभाती है, एक एबिलिटी, जहां अलग रंग, रूप, रिलीजन, एथनिसिटी, सेक्सुअलिटी, जेंडर के लोग साथ साथ शांति से जी सके, काम कर सके और विकास की तरफ बढ़ सके। दुबई को ले लो। कहा जाता है 200 देशों के लोग यहां रहते हैं, 300 भाषाएं और डायलेक्ट्स आपको यहां सुनाई देगी। 85% पॉपुलेशन ऑफ दुबई एक्सपैट्रिएट है, माने बाहर से आए हैं, और इनमें से सबसे ज्यादा हिस्सा तो एशियंस का है। इंडियंस तो भरे पड़े मिलेंगे आपको दुबई में। लेकिन वहां तो किसी शेख को खतरा नहीं लगता है। सब अपनी जिंदगी बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, आगे बढ़ने में जुटे हुए हैं। फिजूल के झगड़े के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। दुबई में डेमोक्रेसी तो नहीं है, यह बात मैं मानता हूं, लेकिन दुबई के शेखों ने अपना लैंग्वेज, अपना पहनावा, अपना ड्रेस कोड, रिलीजन दुबई वासियों पे थोपा नहीं है। नतीजा यह है कि दुबई के मॉल में आपको हॉट पैंट्स, मिनी स्कर्ट्स, बुर्खा और हिजाब सब मिल जाएंगे। कोई किसी को कपड़े पहनने को या उतारने को नहीं बोल रहा है। क्लब जाना है क्लब जाओ, बीच जाना है बीच जाओ, बिकिनी पहनना है बिकिनी पहनो, शराब पीना है शराब पियो, वाटर पार्क जाना है वाटर पार्क जाओ, मंदिर और मस्जिद जाना है तो वो भी वहां है। सब को एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि कोई बंटवारा करने के लिए, कोई भड़काने के लिए बैठा नहीं है। सबको बस विकास की लगी हुई है। यह है विकास का असली फॉर्मूला, को एग्जिस्टेंस। आज दुबई टॉप 10 मोस्ट मल्टी कल्चरल सिटीज में माना जाता है और 2030 में वो दुनिया का सबसे कल्चरली डाइवर्स शहर बन जाएगा और उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस वजह से टैलेंट वहां आता रहेगा, लोग वहां आते रहेंगे, शहर और उसके लोग वहां तरक्की करते रहेंगे। हालांकि डेमोक्रेसी के मामले में न्यूयॉर्क दुबई का विपरीत है, लेकिन दुबई से भी आगे है। न्यूयॉर्क, बिग एप्पल, दुनिया का सबसे डाइवर्स शहर माना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी इमिग्रेंट पॉपुलेशन एक शहर में, दुनिया भर में आपको न्यूयॉर्क में मिलता है। कहते हैं कि अगर आप टाइम स्क्वायर में कुछ समय बिताओ तो दुनिया भर के लोग आपको वहीं मिल जाएंगे। मैंने इस कहावत को परखा और इसे सच भी पाया। वहां टाइम स्क्वायर में करतब करने वाला एक आर्टिस्ट बोला कि आप कहीं से भी हो, किसी भी देश से हो, किसी भी धर्म से हो, कुछ भी मानते हो, यहां इस शहर में सब एक हैं क्योंकि सब एक ही चीज को मानते हैं, एक ही धर्म को मानते हैं, और वो है ह्यूमैनिटी। कितनी सिंपल सी बात है, लेकिन यह बात हमें पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती है। कहते हैं 800 भाषाएं न्यूयॉर्क की सड़कों पर बोली जाती हैं, लेकिन एक भाषा सबसे ज्यादा कॉमन है, विकास की भाषा, काम करने की भाषा, आगे बढ़ने की चाहत।
ऐसा नहीं है कि वहां वाद विवाद नहीं है, वहां बंटवारा नहीं है, डिबेट नहीं है, घृणा नहीं है, लेकिन जीतता हमेशा यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। अगर ऐसा नहीं होता तो न्यूयॉर्क जैसे शहर कब के तबाह हो चुके होते। और न्यूयॉर्क ही क्यों, पूरा अमेरिका को ले लो, पूरा देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बूते पर ही बना है। अमेरिका को नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स कहते हैं। दुनिया की बेस्ट टैलेंट ने इस देश को अपनाया, देश ने भी उन्हें अपनाया, और इसी से बना देश नंबर 1 इकोनॉमी पूरी दुनिया में। हाँ, यूएस में भी रेसिज्म है, हाल ही में व्हाइट सुप्रीमेसी काफी बढ़ा है, लेकिन डाइवर्सिटी भी कड़ा टक्कर देती है और जीतती भी है। मुझे यूएसए जाने का आमंत्रण आया यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से। वहां एक सोशल मीडिया के कॉन्फ्रेंस में बोलने की एक अपॉर्चुनिटी थी। कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, क्या बोला, वो कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कैंपस की आबादी 70,000 स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ मेंबर्स की है। यहां स्टूडेंट्स आते हैं अमेरिका के 50 स्टेट से और दुनिया के 122 देश। जी हां, दुनिया के 122 देशों से यहां की फैकल्टी और स्टूडेंट बनाई जाती है। यह कोई हल्की बात नहीं है। सोचो, इतना एक्सपोजर, इतना ग्रोथ, इतना लर्निंग, एक ग्लोबल इकोनॉमी, एक ग्लोबल वर्ल्ड, एक ग्लोबल आउटलुक बनाता है यहां के स्टूडेंट्स के लिए। और इसीलिए कोई अचंभे की बात नहीं है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन को दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में माना जाता है। और इसमें इस यूनिवर्सिटी की डाइवर्सिटी बहुत अहम रोल प्ले करती है। मैं जब यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कैंपस में था, तभी जेएनयू में वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन को लेकर मारपीट की खबर आई। एक तरफ वहां की टॉप यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग्स क्रैक कर रही हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रिसर्च और इनोवेशन में पैसा लगाया जा रहा है, वहां नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए रिसर्च पेपर किए जा रहे हैं, दुनिया भर से टैलेंट वहां आ रहा है, और हमारे यहां टॉप यूनिवर्सिटी वेज नॉन वेज को लेकर दंगाई कर रही है। और इससे पहले कि आप जेएनयू और टॉप यूनिवर्सिटी सुनकर उल्टी कर दें, तो आप हमारे सरकार की ही लेटेस्ट रैंकिंग देख लीजिएगा। हमारे सरकार ने ही बोला है कि जेएनयू टॉप पर है। कुछ मजबूरी रही होगी। जहां न्यूयॉर्क और दुबई में बुलडोजर 24 घंटे काम कर रहे हैं, नई नई गगनचुंबी इमारतें बनवा रहे हैं, वहीं हमारे यहां बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है लोगों का घर गिराने के लिए, बिना लीगल प्रोसेस के, अक्सर उनका सरनेम देखकर। जहां दुनिया भर में हेट स्पीच के खिलाफ मोर्चा खुल रहा है, कोर्ट्स में केसेस दर्ज हो रही हैं, यहां धर्म संसद में लोगों को मारने की, लटकाने की धमकी दी जा रही है, वायलेंस करने की कोशिश की जा रही है। हर दिन नए मसले ढूंढे जा रहे हैं, कभी बीफ, कभी नमाज, कभी हिजाब। आजकल लाउड स्पीकर फोकस में है। देश में जैसे और कोई मुद्दे तो बाकी नहीं रह गए, कोई मसला तो है ही नहीं, बस ये छोटी मोटी चीजें हैं, इसी को सॉल्व करना है। ये कांस्टेंट टारगेटिंग, कांस्टेंट प्रोवोकिंग का अंजाम एक ही होता है, शब्द शब्द नहीं रह जाते हैं, एक्शन में बदल जाते हैं। जैसा कि देश की राजधानी में हुआ। दिल्ली के जगनपुरी में हनुमान जयंती प्रोसेशन के दौरान दो समुदाय के बीच में पथराव हो गया और काफी लोगों को चोट भी आई। देश की छवि जो रोज लहूलुहान हो रही है, वो तो अलग है ही है। इन घटनाओं पर आपका जो भी रवैया हो, आप अपने आप को कितना भी खतरे में महसूस कर लीजिए, फैक्ट तो यही है कि हमारे देश और हमारे भविष्य का बैंड बज रहा है। अच्छे दिन तो छोड़ो, हजारों एचएनआई यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, अमीर लोग और लाखों प्रोफेशनल्स देश से पलायन कर रहे हैं। इमिग्रेंट शब्द से नफरत करने वाला न्यू इंडिया आज दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है इमिग्रेंट्स बाहर भेजने में। देश की आर्थिक अवस्था पहले आईसीयू में थी, अब वेंटिलेटर पे है, पता नहीं कल क्या होगा। आपको सिलेक्टिव डेटा की खुराक दी जा रही है। एक्सपोर्ट्स ने नया रिकॉर्ड बनाया 4 साल बाद। ये नहीं बता रहे हैं कि इंपोर्ट्स ने उससे भी बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। अब ये बताने के लिए कौन बैठा है आपको? गोदी मीडिया तो बताएगी नहीं। देश एक संकट से दूसरे संकट पर बस फंसा ही रहता है। कुछ बड़े पूंजीपति बहुत अमीर हो रहे हैं, मिडिल क्लास हमेशा नौकरी की तलाश में बैठा है, वो नौकरी कभी आती नहीं है, और गरीब तो सड़कों पर आ गया है। किसानों की आमदनी डबल नहीं हुई, देश की जीडीपी डबल नहीं हुई, लेकिन पिछले ही साल देश के गरीब डबल हो गए और नफरत और धर्म के नाम पर अराजकता फैलाने वाले भी डबल ट्रिपल हो रहे हैं। तेजी से इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। मैंने जो दुबई, न्यूयॉर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की उदाहरण दिए हैं, ये हमारे लिए वैसे कोई नई बात नहीं है। हमारे देश को इन्हीं की तरह यूनिटी, एकता का प्रतीक माना जाता था। एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता था हमारे देश को। वही देश कुछ ही सालों में बुरी तरीके से बटा हुआ है आज। जिस देश को सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ अ डाइवर्स डेमोक्रेसी माना जाता था, आज कुछ ही सालों में डिविसिव डेमोक्रेसी बन गया है। आज हमारे देश में मेजॉरिटेरियनिज्म का राज चल रहा है, माने जिसके पास नंबर है वही सही है। कुछ साल पहले हम सिस्टम और उसके चलाने वाले लोगों को खुलकर कोस सकते थे,
आज वो पॉसिबल नहीं है, सीधे टीयूवी आ जाएगी। जिस देश की प्रेस को वाइब्रेंट एंड थ्राइविंग माना जाता था, जिसका मैं भी एक छोटा सा हिस्सा था, आज वो प्रेस फ्रीडम रैंकिंग के बेसमेंट में अपनी कबर खोद रहा है। और आज वो 24 घंटे गोदी में बैठ के बस नफरत फैला रहा है। जिस जुडिशियल सिस्टम को रोबस्ट बोला जाता था, आज वो कॉमेडियंस, कार्टूनिस्ट और माइनॉरिटी कम्युनिटी एक्टिविस्ट पर कंटेम्प्ट नोटिस दाग रहा है। और कुछ लोगों को बेल मिल रही है और घंटों में, और कुछ लोगों को सालों दर साल बेल नहीं मिल रही है। कुछ ही सालों में हम यहां तक कैसे पहुंच गए? हमें भक्ति और बंटवारे की अफीम की लत इतनी आसानी से पड़ कैसे गई? पिछले 8 सालों में देश इंटरनेशनल राइजिंग स्टार से इंटरनेशनल जोक कैसे बन गया है? हां, आप ये कह सकते हैं कि सब हमारे खिलाफ साजिश में लगे हुए हैं। पिछले 8 साल पे पहले खुश होते थे, आजकल साजिश कर रहे हैं। इंडिया ग्लोबल रेस में इतना पीछे क्यों रह गया है? चाइना से हम कंपीट कर रहे थे। चाइना तो दूर की बात है, हमारा पर कैपिटा जीडीपी, माने औसतन आमदनी बांग्लादेश के पर कैपिटा जीडीपी से कम है। हम बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को टर्माइट बोलते रहे और वो हमसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। आज तो कोई हमें गो टू बांग्लादेश भी अब नहीं बोलता है। हमने अपना रास्ता खो कैसे दिया? क्या हमें गुमराह किया गया है, या हम जानबूझकर तरक्की के हाईवे को छोड़कर नफरत और बंटवारे के पगडंडी पर चलने लगे? क्या हमें आज विकास की दरकार भी है, या कुछ लोग मार खा रहे हैं, वही काफी हमारे लिए? देश की आर्थिक व्यवस्था यूपीए के टाइम से डगमग डगमग तो कर ही रही थी, खासकर मनमोहन सिंह के आखिरी 2 साल, जब सरकार के काम के कम स्कैम की खबर ज्यादा आने लगी। यह वो समय था जब पॉलिसी पैरालिसिस हो गया था सरकार को। मीडिया और ऑपोजिशन ने यूपीए को घेर लिया, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी की छवि को चूर चूर कर दिया। और उस समय कुछ ऐसे खास इश्यूज हुआ करते थे, वुमेन सेफ्टी, पेट्रोल प्राइस, इन्फ्लेशन, जॉब्स। इन इश्यूज को बीजेपी ने भर भर के उठाया। आज 2014 के चुनाव के 8 साल बाद देश के सामने वही चुनौतियां हैं, वैसे वुमेन सेफ्टी, पेट्रोल प्राइसेस, इन्फ्लेशन, जॉब्स। लेकिन आज इनके बारे में कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई अनशन नहीं हो रही है, कोई मीडिया डिबेट नहीं हो रहा है। सिर्फ खतरे में हैं, खत्म होने वाले हैं, मारो या मरो। कोई नहीं पूछ रहा है कि 15 लाख रुपए कहां गए, अच्छे दिन क्यों नहीं आए, विकास के बारे में बात क्यों नहीं हो रही है, $1 में 1 रुपए क्यों नहीं मिल रहा है। अब नेता टाइप लोगों को भी कितना ब्लेम करोगे? सच तो यह है कि देशवासियों को भी यह हाइपर नेशनलिज्म, यह रिलीजियस आइडेंटिटी, यह माइनॉरिटी से नफरत करने का अफीम, इसकी लत जो लग गई है, यह ऐसा नशा है जिसे कुछ समय के लिए हिट तो बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन होश आने के बाद आसानी से छूटता नहीं है। दूसरी बात, यह नशा बहुत महंगा पड़ता है। आपको मुबारक हो अगर आपको लगता है कि इन हरकतों, इन कांडों के बाद लोग और बिजनेसमैन अपना खरबों रुपए का कारखाना यहां लगाएंगे। इनफैक्ट चाइना से जो कंपनीज बाहर गई भी कोरोना के बाद, वो वियतनाम गई, कंबोडिया गई, फिलीपींस गई, इंडोनेशिया गई, लाओस गई। इंडिया ज्यादा कोई नहीं आया। सही कहा है नसरुद्दीन शाह ने। सवाल यह नहीं है कि बस्तियां जलाई किसने, सवाल यह है कि उसके हाथ में माचिस किसने दी। माचिस तो जनता ने दिया है, तो अब देखो तमाशा। आज हम जल रहे हैं, बटे हुए हैं, कमजोर है। चाइना जैसे देश ये देखकर मौके का फायदा भी ले रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार अपने ही नागरिकों से लड़ रही है, युद्ध छेड़ कर रखा है। फार्मर, स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट, एनजीओ, एकेडेमिया, सोशल वर्कर, लॉयर, इंटेलेक्चुअल, जिसने भी सुप्रीम लीडर के खिलाफ आवाज उठाया उसे चुप कराओ। जो बात की जा रही है उसे मत सुनो। इसीलिए गलतियों पर गलतियों, इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक की तरह नोटबंदी, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, सीए एनआरसी का कांड, अनप्लान्ड लॉकडाउन, फार्मर बिल, जबरन ठूसना, सेकेंड वेव में मौतें, इकोनॉमी और जॉब तो खैर दलदल में फंसे ही हुए हैं। और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखो भाई, देश आज संकट में है। भक्त बनर्जी को भी खुरेल दोगे काफी तो वो भी ये बात मानेगा। तो सवाल यह है कि देश कि बची खुची जनता जो अफीम के नशे में नहीं आई है, या जो लत छोड़ पाई है, वो क्या करे? भाई देखो, जो सबसे पहले और सबसे जरूरी काम है वो ये अफीम की जो सप्लाई चेन है ना, उसको बंद करना है, उसे रोकना होगा। जैसे हम लोग नो टू ड्रग्स कहते हैं, वैसे ही नो टू बिगेट्री और हेट कहना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर, व्हाट्सएप अंकिल से लेकर अपने नेतागणों तक। नहीं तो नफरत की आग में आपके और हमारे घर भी झुलसेंगे, गारंटी है। और ये मैं बाय द वे भारत के गरिमा, भारत के इमेज, लोग क्या सोचेंगे भारत के बारे में, उसके लिए नहीं कह रहा हूं मैं। दुनिया जो सोचे वो अलग, हमारे देश से धंधा लोग करें या ना करें वो अलग, लेकिन इस बंटवारे और इस नफरत के चलते देश का विकास नहीं हो पाएगा। हम देशभक्त पे प्रेडिक्शन तो नहीं करते हैं, लेकिन डेटा साफ साफ दिखा रही है कि कोरोना महामारी के बाद एक आर्थिक महामारी आने वाली है।
उसके बारे में भी थोड़ा सवाल पूछ लो। डबल डिजिट ग्रोथ का क्या हुआ? कंपनीज डूब रही हैं, एनपीएस जो बढ़ रही हैं, बैंकों का क्या होगा? हैं खरबों रुपए के हाउसिंग प्रोजेक्ट जो फंसे हुए हैं, वो लोगों को कब मिलेंगे अपने घर? फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है उसके बारे में? बड़े पूंजीपति को छोड़कर बाकी लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे भाई? अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन, जिन्हें खुद एक रेसिस्ट कहा गया था, उन्होंने अमेरिकन अपार्थाइड को खत्म किया था। मैंने इस रेस के बंटवारे को अंत किया था, क्योंकि वो भी जानते थे एक बटा हुआ अमेरिका कभी विकास प्रगति नहीं कर पाएगा। सिंगापुर में भी कम्युनल राइट्स हुए थे, तो सरकार ने हाउसिंग इंटीग्रेशन लागू किया कि सब एक दूसरे के साथ मिक्स्ड हाउसिंग में रहेंगे बाय फोर्स। तो प्रॉब्लम दूसरे देशों में भी है, लेकिन जो विकासशील है उन्होंने सच में सबका साथ सबका विकास का फॉर्मूला अपनाया, उसे जुमला नहीं बना दिया। यहां भी ऐसा पॉजिटिव स्टेप हो सकता है, लेकिन सरकार को यह सब करने पर मजबूर ऑपोजिशन, मीडिया, कोर्ट्स नहीं करेंगी, जनता की आवाज करेगी। क्योंकि सरकार सिर्फ एक ही चीज से डरती है, जनता के आक्रोश से। तो थोड़ा आक्रोश दिखा दो, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं।